नमस्कार, अभिवादन में दुर्गेंद्र चौहान। हम अक्सर गर्व करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारी आधी आबादी जो 30 साल से कम उम्र की है, ये हमारे लिए गर्व की बात है और ये कहा जाता है कि हमारे लिए डिविडेंड भी है। लेकिन आज इसी गर्व के पीछे छिपी एक ऐसी कड़वी और चौंकाने वाली हकीकत आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसे अगर समय रहते नहीं समझा गया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। दरअसल सरकारी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS की एक ताज़ा रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जो जन्म दर है, प्रजनन दर है, TRF है, वो अपने आप में टोटल फर्टिलिटी रेट TFR वो घटकर 1.9 पर आ गई है। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब भारत की जन्म दर रिप्लेसमेंट लेवल यानी 2.1 से नीचे चली गई है, जबकि ये एक आइडियल माना जाता है 2.1। और जो भी हाल में ये नीचे आई है वो 2.3 से सीधे 1.9 पर आ गई। सीधे सादे शब्दों में कहें तो अब देश में आबादी बढ़ने की रफ्तार उतनी नहीं रही जितने बुजुर्ग दुनिया से जा रहे हैं। दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क ने भी इस पर चिंता जताते हुए कहा कि यह एक डेमोग्राफिक कोलैप्स यानी जनसांख्यिकीय संकट की शुरुआत भारत में हो सकती है। खतरा क्या है, जरा इससे समझिए और सोचिए। हमारे दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु आज यूरोप के देशों जैसी कम जन्म दर पर पहुंच चुके हैं। आज हमारी जो आबादी युवा है, अगले 20 साल 30 साल में यही आबादी तेज़ी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ेगी। आशंका है कि साल 2050 तक भारत की 20% आबादी 65 साल से अधिक उम्र की हो जाएगी। चीन ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी के चक्कर में खुद को इस दलदल में फंसा लिया और आज वो भुगत रहा है। भारत के सामने चुनौती और भी बड़ी है। हमारे पास अमीर बनने के लिए, विकसित देश बनने के लिए सिर्फ अगले 25-30 साल हैं। अगर इस डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी इस युवा शक्ति का सही इस्तेमाल करके हम बहुत तेज़ी से विकास नहीं कर पाए तो भारत अमीर होने से पहले ही बूढ़ा हो जाएगा। सोचिए, बुजुर्गों की फ़ौज, लेकिन उन पर खर्च करने के लिए टैक्स देने के लिए युवाओं की कमी होगी, क्योंकि जो बुजुर्ग होते हैं उनको मेडिकल, उनकी देख रेख, उसमें भी बहुत अच्छा खासा खर्च होता है। तो देश के हेल्थ केयर सिस्टम पर क्या बीतेगी, आप फ़र्ज कीजिए। हमारी इकोनॉमी का क्या होगा, बहुत सारे सवाल हैं। और दक्षिण के राज्यों की हम बात कर रहे थे कि वहाँ यूरोप जैसी जन्म दर जो है, प्रजनन दर है, वो नीचे गिर गई है। दिल्ली 1.3, देश की राजधानी में जो TFR है 1.3 पहुँच गया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने आप में ये चिंता है। तो पहले को लोग कहते थे ना कि 2 बच्चे सबसे अच्छे, तो फिर ये क्या है? अभी मामला चर्चा में इसलिए ज़्यादा आ गया कि एलन मस्क ने एक्स पोस्ट कर दिया। वो एक्स के मालिक भी हैं, जो पूर्व ट्विटर है, और दुनिया के बड़े बिलियनर हैं, बड़े उद्योगपति हैं, टेक्नोक्रेट हैं, बहुत सारी खूबियां हैं उनमें। तो वो कह रहे हैं भारत के कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट या TFR पहली बार देश के इतिहास में रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गया है। रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब है 2.1 बच्चे प्रति महिला। इतने बच्चे होने पर आबादी खुद को रिप्लेस कर सकती है, मतलब न बढ़ती है न घटती है। यानी एक महिला पर 2.1 बच्चा, यानी 2 बच्चे लगभग। भारत के कुल प्रजनन दर की जो स्थिति है उस पर चिंता जाहिर की है, और वो कह रहे हैं कि मतलब न बढ़ती है न घटती है आबादी खुद को, तो ये इससे नीचे चली गई है। एलन मस्क मशहूर उद्योगपति हैं, बड़े प्लानर हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ काम करते रहे हैं, और दुनिया में भारत, और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो 2.1 TFR का मतलब क्या है, आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पति पत्नी के अगर 2 बच्चे होंगे तो माँ बाप के मृत्यु के बाद वही 2 जनसंख्या में उनकी जगह लेंगे। ये मसला है कुल मिला के, यानी जनसंख्या उतनी ही बनी रहेगी। तो स्टैग्नेंट रहने के लिए, संतुलित रहने के लिए 2.1 TFR की
ज़रूरत पड़ती है। अब जरा भारत में प्रति व्यक्ति आय को जरा देख लेते हैं। वर्तमान में कीमतों के आधार पर औसतन भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,14,000 से 2,25,000 सालाना के बीच पहुंच गए हैं। यानी हर भारतीय औसत हर महीने लगभग 18,000 रुपये कमा रहा है। डॉलर के लिहाज से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार यह लगभग 2,813 डॉलर है। जहां रहने और खाने पीने के खर्च को ध्यान में रखकर गणना की जाती है तो भारत की प्रति व्यक्ति आय आप ये मान सकते हैं कि 2,964 डॉलर तक पहुंच जाती है। अब ये बड़े महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से अभी हमने आपको बताया कि जो एलन मस्क साहब वो क्या कह रहे हैं, और अगर देखा जाए तो जो हमने आपको अभी 2.1 TFR का मतलब समझाया कि अगर 2 बच्चे होते हैं और माँ बाप का निधन होता तो 2 बच्चे उनकी जगह ले लेते तो आबादी संतुलित रहती है। अब अगर देखा जाए तो बच्चों को लेकर जो हम चीज़ें देख रहे हैं वो अपने आप में एक चिंताजनक है। बच्चों को लेकर तमाम बयानात आते रहे हैं, तमाम नेता कहते रहे आबादी बढ़ाओ, और कुछ लोग ये भी कहते रहे हैं कि साहब वो फला वर्ग, फला जाति, फला धर्म के लोग बहुत कब्जा कर लेंगे इस देश में अगर आप अपनी जनसंख्या नहीं बढ़ाओगे। बहुत सारे स्पेकुलेशन आते हैं कि 2047 तक देश में इतना मुसलमान हो जाएगा, वो देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन ये जो दर है, पढ़े लिखे लोग अगर हैं सोचते समझते थोड़ा देखते हैं तो मुझे लगता है ये जन्म दर जो है, फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, ये अपने आप बताती है। इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं नज़र आ रहा, ये इक्वल है, सब में ये घटी है, सब में घट कर 1.9 आ गई, ये कोई एवरेज नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है, और जैसे जैसे शिक्षा बढ़ी है वैसे वैसे ये हुआ है, एक मोटे तौर पर ये कहा जा सकता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि जो नई पीढ़ी है वो ये इस बात को सोच रही है कि भाई बच्चा पैदा करेंगे, एक बच्चे पे क्या खर्च आएगा, उनकी आमदनी क्या है, तनख्वाह क्या है, बच्चे पे खर्च क्या है, पढ़ाई महंगी हुई है, शिक्षा में स्वास्थ्य महंगा हुआ, शिक्षा महंगी हुई है, रहना महंगा हुआ, खाना महंगा हुआ। तो एक बच्चे को पालना ही बहुत कठिन हो गया है। ऐसे में लोग कह रहे हैं भाई 2 बच्चे 3 बच्चे कहाँ से कर लें, और नई पीढ़ी तो बिल्कुल जो नए लोग हैं वो तो बहुत देर में बच्चा करते हैं या कहते हैं कि नहीं कोई ज़रूरत भी नहीं। ये एक चिंताजनक बात है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। यूएन रिपोर्ट भी कहती है कि भारत मैक्सिको और नाइजीरिया जैसे देशों में जन्म दर आर्थिक विकास होने से पहले गिर गई है। मतलब जिस तरह मैक्सिको और नाइजीरिया जैसे देशों की तरह ही जन्म दर जो भारत की है वो आर्थिक विकास होने से पहले गिर गई। ये चिंताजनक है। शिक्षा और परिवार नियोजन की वजह से यह नतीजा हुआ है। इमरजेंसी में जिस तरीके से नसबंदी की गई उसको लेकर भी अगर उस तरह नहीं होती तो भारत और जनसंख्या और बढ़ सकती थी। और देखा जा रहा है कि भारत दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है। ये हम पार कर चुके हैं, चीन से आगे काफ़ी जा चुके हैं। दूसरे देश पहले अमीर बने हैं फिर बूढ़े हुए हैं, ये चिंता की बात है। भारत के सामने खतरा ये है कि अगर बहुत तेज़ी से अब विकास नहीं हुआ तो अमीर बनने से पहले ही भारत बूढ़ा हो जाएगा। दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु से पहले यूरोप जैसी जन्म दर पर हम आ गए, दिल्ली भी इनमें। भारत की आधी आबादी का जो मसला है वो पूरा हम आपको बता ही चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण है और अब इस पर देखना होगा कि हम सरकारें हमारी किस तरीके से योजना बना रही, जो हमारा डिविडेंट है, जो यूथ डिविडेंट है, उसको किस तरीके से हम ले रहे हैं। अब अगर ग्रामीण भारत की बात करें तो ग्रामीण भारत की बात करें तो 2.1 लेवल पर ये आ चुका है, मतलब गांवों में बिल्कुल संतुलित है। लेकिन शहरी भारत का जो TFR है वो 1.5 पहुंच गया है, यानी बहुत तेज़ी से छोटे परिवारों को उन्मुख हुए हैं, ये बहुत नीचे आ गया है। और दिल्ली जैसे जगह तो 101.3 आ गया है। तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है क्या। और सबसे कम प्रजनन दल वाले जो राज्य हैं वो दिल्ली है, मैं 1.3 कह रहा था, 1.2 है। तमिलनाडु केरल 1.3 है, महाराष्ट्र 1.4 है। तो ये पूरी स्थिति है। और बिहार जैसे जो राज्य है वहाँ भी 2.9 है, जो देश में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश 2.6 है, मध्य प्रदेश 2.4 है, राजस्थान 2.3 है, छत्तीसगढ़ 2.2 है। तो ये जो राज्य काफ़ी पिछड़े थे अब बेहतर हुए हैं, और इसकी वजह है शिक्षा। अब दुनिया के जो 5 सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश हैं वो भारत है। कुल मिलाकर 146 से 147 करोड़ है।
चीन 140 से 141 है अरब है। फिर उसके बाद अमेरिका है 34 करोड़, इंडोनेशिया 28 करोड़, पाकिस्तान 25 करोड़, ये है। तो कुल मिला के भारत और चीन ही सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अमेरिका है। इतना बड़ा देश जनसंख्या के हिसाब से कोई देश नहीं। लेकिन अमेरिका और की जो बात करें तो वहाँ बहुत जगह है, स्पेस बहुत है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हाजी मोहम्मद सलीफ साहब आ गए हैं। इस कार्यक्रम में ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के महामंत्री हैं। इस देश और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री और जेएनयू में डीन रहे प्रोफेसर डॉक्टर अमिताभ कुंडू इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत स्वागत प्रोफेसर कुंडू। अभिषेक पांडे संपादक अर्बन अपडेट हैं। शहरी विकास और गांवों के संतुलन, इसको लेकर एक लंबा अध्ययन अभिषेक ने किया है। देश और दुनिया के तमाम देशों का भ्रमण कर चुके हैं। जाने माने अर्थशास्त्री अभिषेक राजाराम भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नवेद सिको साहब भी इस कार्यक्रम को ज्वाइन कर चुके हैं और राकेश सिंह परमार राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं। चूँकि आर्थिक मसला है, खान पान, पैसे, कैसे लोग जिए कैसे ना जिए, और ये जन्म दर जो प्रजनन दर है ये कम हो गई है भारत की। भारत बूढ़ा हो जाएगा 25-30 साल में बिना अपनी आर्थिक ऊंचाई है या आर्थिक तरक्की पूरी किए, आर्थिक तरक्की का मुकाम पर पहुँचे भारत बूढ़ा हो जाएगा। एक चिंता का विषय है। कार्यक्रम को प्रोफेसर कुंडू की तरफ ले जाते हैं। प्रोफेसर कुंडू, इसको एलन मस्क साहब बहुत चिंतित हो रहे हैं। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है वो भी आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, तमाम चीज़ें समझी होंगी। इसको क्या समझें हम? दरअसल हमारे जैसे लोग ऐसे मसलों में बिल्कुल ना समझ हैं। कभी एक तरफ देश के लोग ये कहते हैं, जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करो, मुसलमान ये कर देंगे और इतना हो जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट आती है वो बिल्कुल आई ओपनिंग होती है। फिर इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। नेता कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो, आम आदमी की कमर टूटी जा रही है। जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत भयानक स्थिति में पहुंच रही है। रोज़गार है नहीं, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? एक बच्चा पैदा करके उसका खर्च बहुत भयंकर हो रहा है। प्रोफेसर कुंडू, इसको किस तरीके से देखें? और हम ये जानना चाहेंगे कि अगर ये कहा जा रहा है, इसमें एक आशंका जताई गई कि भारत बिना विकसित हुए अपने आर्थिक चरम को पहुंचे हुए ही बूढ़ा हो जाएगा, ये बात कितनी सत्य है? दुर्गेश जी, एलोन मस्क साहब को पता चला कि भारत के टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से कम आ गई। उन्होंने घोषणा कर दी और हमारे देश के सोशल मीडिया में हड़कंप मच गया। राजनीतिक लीडर्स भी इस पर बहुत चिंता प्रकट करने लगे। आम आदमी को भी पता चला शायद इसी के जरिए। लेकिन पिछले 3 साल से हमें पता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़ों से पता है कि हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है। सैंपल सर्वे उससे भी पता चलता है कि हमारे जो रिप्लेसमेंट TFR जो है 1.9 2.0 के आसपास है। हमें जो UN का प्रोजेक्शन है वो बताया था कि हमारी पॉपुलेशन जो है पीक पे पहुंचेगी 2064 में। अभी लैंडसेट का रिसेंट डेटा, रिसेंट भी नहीं, वो भी 5 साल हो गए, उसने बता दिया नहीं, इंडिया का पीक जो है 2045 में ही आ जाएगा। तो ये तो हमें पता चला, लेकिन जब एलोन मस्क साहब ने बताया तो हम लोगों ने उसमें थोड़ा ज़्यादा चिंता करना शुरू किया। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सॉरी, मुझे याद आया, A² + B² + 2AB के बराबर होता है A + B होल स्क्वायर। अगर ये एलोन मस्क साहब कह दें तो हमें पता चलेगा हाँ भाई ये बहुत बड़ी बात कह दी जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देश में ये चिंता पिछले 1.5-2 साल से है कि हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट कहीं बहुत तेजी से तो नहीं गिर रही जिससे हमारे लेबर मार्केट में शॉर्टेज हो जाए, हमारी ग्रोथ इफेक्ट हो जाए। आप जैसे कहा कि हमारा देश पहले ही बूढ़ा हो जाए। लेकिन रिच होने के पहले मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ रीजनल वेरिएशंस हैं। रीजनल वेरिएशंस ये हैं कि नॉर्थ साउथ का डिवाइड अभी भी बरकरार है। अगर टोटल फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन की बात करें तो साउथ में जो है वो पहले ही घट गया था 2019-21 तक, और अब जो है डिक्लाइन जो है वो तो स्टैटिस्टिकली नॉन सिग्निफिकेंट है। मेजर डिक्लाइन जो हुआ है नॉर्दर्न स्टेट में हुआ है। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात है। नॉर्थ साउथ की जो डिवाइड था टोटल फर्टिलिटी रेट में, उसमें जो है एक कमी आई है। यह निश्चित रूप से ये सेटिस्फैक्शन की बात है। दूसरी बात, हम रिलीजियस
डिफरेंशियल की भी बात कर रहे थे, मौलाना साहब मौजूद हैं। हमें पता है कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट इस समय हिंदू फर्टिलिटी से भी हाई है, एवरेज से भी हाई है। लेकिन अगर आप पिछले 2 दशकों के आंकड़ों को देखें तो आप देखें कि मुस्लिम फर्टिलिटी रेट में जो डिक्लाइन आया है वो ज्यादा है। इसका मतलब अगेन वहां भी एक कन्वर्जेंस हो रहा है। तो अगर ये कन्वर्जेंस हो रहा है तो इमीडिएटली बहुत ज्यादा चिंता करने की बात मैं समझता हूँ नहीं है। लेकिन अभी नॉर्थ साउथ का जो डिवीजन है, लेबर मार्केट शॉर्टेज साउथ में ऑलरेडी हो चुका है। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं नॉर्थ से लेबरर्स जा रहे हैं। और और ये अगर हमने माइग्रेशन को अगर आपने अलाउ किया, लेबर मार्केट मोबिलिटी को अगर आपने रखा, तो मैं समझता हूँ अगले 3 दशकों तक कोई चिंता की बात नहीं होगी। लेकिन निश्चित रूप से बहुत सारे जिले हैं, बहुत सारे राज्य हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 1.3 हो गया है, 1.4 हो गया है। और मैं समझता हूं कि इसके नीचे जाना मुश्किल रहेगा। अगर आप 2014-15 से 2023 तक को देखें तो जिन राज्यों में ऑलरेडी गिर चुका था, 1.45 हो चुका था, उसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई है, जबकि गिरावट आई है नॉर्दर्न स्टेट्स में। जी। मुझे लगता है कि हमारी सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है कि बहुत ज्यादा नहीं गिरावट आएगी जिस तरह कोरिया में, ये जापान में आया था। 1.45 के अराउंड स्टेबलाइज हो जाएगा। और अगर हमने लेबर मोबिलिटी को बरकरार रखा लेजिस्लेटिव एंड सोशल कंट्रोल के साथ में, तो मुझे लगता है कि अगले 3 दशकों तक कोई चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद सर। ये बात तो रिपोर्ट भी करे कि 3 दशकों बाद ऐसा हो जाएगा, तो 3 दशक तक तो हम चिंता कर ही नहीं रहे हैं। बाद 3 दशक में क्या हम पूरा अपना काम कर लेंगे, हम डेवलप हो जाएंगे पूरी तरीके से, ये सवाल है सर। 3 दशकों में हम लोग पूरी तरह डेवलप तो नहीं हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 3 दशकों के अंदर हम ऐसा मेजर्स लेंगे जिससे जो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अब गिरेगी नहीं। सदर्न स्टेट्स में जो भी स्टेट, हिमाचल को देखिए आप, पंजाब को देखिए आप, जहां पर लो फर्टिलिटी रेट था उसमें गिरावट नहीं आई है। जो स्टेट्स ऑलरेडी लो लेवल पे आ चुके थे 2015-16 में, उसको कंपेयर कीजिए 2023-24 से, आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि कोरिया और जापान के बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि 1 से भी नीचे चला जाएगा। 1.34 मेरी एक्सपीरियंस ये कहता है कि सदर्न स्टेट्स में 1.34 के आसपास स्टेबलाइज हो जाएगा। और नॉर्दर्न स्टेट्स में 6 राज्यों में अभी तक सैंपल सर्वे का डेटा कहता है कि 2.1 से ज़्यादा है। मतलब 100 महिलाएं अपने पार्टनर्स के साथ में, 200 लोग जो हैं 210 बच्चा पैदा करते हैं। हम कहेंगे कि सर 200 बच्चे 10 पैदा करें तो पॉपुलेशन तो बढ़ना चाहिए, कि 200 लोग 210 बच्चे लेके आ रहे हैं, लेकिन होगा 10 बच्चे जो हैं वो मर जाएंगे। तो जवानी तक पहुंचते पहुंचते 200 पे आ जाएगा। लेकिन इस समय अगर हमारा फर्टिलिटी रेट 1.9 है या 2 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा आबादी अपने घटने लगेगी 2025 से? नहीं घटेगी, क्योंकि हमारे यहाँ 20 से 65 साल की उम्र के जो जवान, जो रिप्रोडक्टिव एज के जो लोग हैं, उसकी तादाद बहुत अधिक है। इसी वजह से हमारे टोटल फर्टिलिटी रेट अगर 1.9 भी है तो भी अगले 30 दशकों तक कोई आबादी में कमी नहीं आएगी, बढ़ती रहेगी। और इन 3 दशकों में हमारे पास इनफ कैपेबिलिटी होगी कि हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को स्टेबलाइज कर लें। मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर ये चैलेंज सरकार ने लिया है कि विकसित भारत पर पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से पॉपुलेशन का जो डिक्लाइन नजर आ रहा है उसके लिए भी अप्रोप्रिएट सोशल मेजर लिया जाएगा और उसे स्टेबलाइज किया जा सकता है। ये मैं नहीं समझता कि एकदम चिंता की बात नहीं है, चिंता की बात तो है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी से पॉलिसी मेजर्स अगर लेंगे तो ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं होगी जो हम चाइना की तरह या कोरिया जापान की तरह हम पश्चाताप करेंगे। ठीक है अभिषेक पांडे, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अभी प्रोफेसर कुंडू ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। वो कह रहे हैं कि साहब एलन मस्क साहब अगर कहेंगे तब हम चर्चा करेंगे। तो बहुत अदब के साथ में मैं सर भी हमारे साथ कार्यक्रम में रहे हैं कई बार। जब भी देश में किसी नेता ने बच्चे ज़्यादा पैदा करने की बात की है, तब भी हमने इस मंच पर सर को भी बुलाया है और सभी लोगों को इस चर्चा के लिए बुलाया है। और इस पर हमने शायद ही कोई ऐसा मौका हुआ जो हमने डिस्कस ना किया हो। और तब भी जो फर्टिलिटी रेट है, जो प्रजनन दर है, उस पर हम लोग लगातार बात करते रहे। तो हम अपने इस मंच के माध्यम से दर्शकों को अवेयर करते रहें, बताते रहें कि हमारी क्या स्थिति है। कई बार ये इस तरह की चर्चा भी राजनीतिक जानिब से आई कि मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ जाएगी, वो ओवरलैप कर जाएंगे। तब भी हमने प्रजनन दर की बात की और चर्चा की। आज भी हम इस पर कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक फेनोमेना है दुनिया का, जब कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति किसी मुद्दे को उठाता है तो वो मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते। अभिषेक पांडे, अब 2 चीज़ें हैं
एक तरफ प्रजनन दर घट रही है तो चिंता है, और बढ़ रही है तो फिर पता चला खाद्यान्न का संकट हो रहा है। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक कार्यक्रम में कह रहे थे, यहाँ क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र स्थापित होने जा रहा है बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश में, तो उसके उद्घाटन या उसकी जो आधारशिला बुनियाद रखते वो कह रहे थे कि साहब जिस तरीके से मौसम चेंज हो रहा है, जिस तरीके से एक महीना हमारा सारा कुछ आगे खिसक गया, खाद्यान्न का संकट होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 11% केवल ज़मीन ऐसी है जिसमें हम कृषि करते हैं और 21% पूरे देश को हम खाद्यान्न देते हैं। एक तरफ राज्यों के मुख्यमंत्री, देश की सरकारें चिंता कर रही हैं कि हम खाद्यान्न की ओर हम चिंता अभी से करने लगे, और अच्छी बात है कि हमको ये भी डर लग रहा है कि हमारे यहाँ खाद्यान्न संकट भी हो सकता है। ऐसी स्थिति में जनसंख्या बढ़े घटे, अभिषेक ऐसा नहीं लग रहा कि एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है? सर अभी आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो डॉक्टर कुंडू कह रहे थे हमें मुझे लगता है देश के सबसे बड़े अगर इस सब्जेक्ट पे बोलने वाले एक्सपर्ट्स में डॉक्टर कुंडू हैं, तो वो मैं जो कह रहे हैं वो एकदम सही बात कह रहे हैं कि 30 साल तक चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप इसको मान लीजिए। नहीं, मैंने मान लिया जी। उत्तर प्रदेश को लेके जो आपने बात की, तो उत्तर प्रदेश से हमारे एक गोपाल दास नीरज थे जी, कवि थे बहुत फेमस जी, उनकी एक कविता है, उन्होंने कहा था जितना कम सामान रहेगा सफर उतना आसान रहेगा। क्या बात है, क्या बात है ना? तो जितना कम सामान रहेगा, आप जब बात कर रहे हैं कि हम अगर अमीर नहीं बने लेकिन हम बूढ़े बनते चले जा रहे हैं, तो अगर हमारी पॉपुलेशन कम रहती है और अगर हम गरीब ही बन जाते, मतलब 30 साल बाद हम अमीर नहीं रहते हैं और बूढ़े हो जाते हैं और ज्यादा की जगह कम लोग हैं, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो संकट है, जैसे आपने बात की, तो मुझे लगता है इफिशियंसी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास 11% लैंड है और हम अगर खाद्यान्न की चिंता कर रहे हैं तो हमें पर हेक्टेयर हम कितना अनाज पैदा कर रहे हो अमेरिका की तुलना में या दूसरे देशों की तुलना में जो एग्रीकल्चर पे फोकस करते हैं, उसकी बात है। दूसरी चीज जिसमें हम फिर से मैं बात करूंगा एफिशिएंसी की, कि हम जब बात करते हैं पॉपुलेशन की, जापान की पॉपुलेशन कम है ना हमसे, लेकिन अगर आप देखें उनकी इकोनॉमी का साइज तो लगभग हमारे बराबर है जी। तो नंबर ऑफ पीपल विल नॉट डिसाइड कि एक कंट्री डेवलप्ड होगा या डेवलपिंग होगा या अंडर डेवलप्ड रहेगा। ठीक बात है। इट इज अबाउट कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स पे कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम शिक्षा में कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना हम एजुकेशन हेल्थ पे खर्च कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। और दूसरा चीज है कि जो आपने बात की, जैसे दिल्ली जैसे शहर में या जो शहरी क्षेत्र में जो TFR है 1.5 के पास आ गया है, उसका एक रीजन है जो सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो ये एक कॉन्सेप्ट चला है जो नई जनरेशन में डिंक DINK इज डबल इनकम नो किड। तो ये सिर्फ ये जो डिंक फॉर्मूला है और ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज में रहा है कि हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हैं। जैसे जो चाइना में हुआ, आप देश में बच्चे कम पैदा करने के लिए लोगों को फोर्स कर सकते हैं पॉलिसीज लाके ऐसे करके, लेकिन कोई भी देश, कोई भी ऐसा हिस्टोरिकल एग्जांपल नहीं है जहां पे आप ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए किसी भी कंट्री में फोर्स कर सकें बच्चों को। ये हो ही नहीं सकता है, कहीं भी संभव ही नहीं है। तो हमें जो चिंता की बात है, हमें अभी भी मूलभूत जरूरतें हमारी ना, जो शिक्षा है, एजुकेशन है और हमारी जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसको हमें काबिल बनाना पड़ेगा। और हम 30 साल की बात कर रहे हैं, आप इसी प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन्स की। हमें क्या पता कि आगे आने वाले 30 सालों में हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, हमें तो आज पता ही नहीं है ये बात। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बदल रही है, हमें डेवलप बनने के लिए सिर्फ लेबर चाहिए क्या? आप देखिए हिंदुस्तान में 1950 के आसपास एग्रीकल्चर का जो GDP में कंट्रीब्यूशन था वो 50% से ज्यादा था। आज की तारीख में वो 15% रह गया है। लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि हमारे जो लेबर फोर्स है, टेक्नोलॉजी बदली है, हम बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करने लगे हैं, जो क्वालिटी ऑफ जो हमारे बीज हम यूज कर रहे हैं वो उनकी क्वालिटी अच्छी हुई है। तो उसकी वजह ये नहीं है कि हम ज्यादा लेबर उसमें एंगेज करेंगे तो हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जापान को देख सकते। हाँ, अभी अभी हाल ही में रिपोर्ट आई है कि पूरे ताइवान, जो इंडिया का पूरा स्टॉक मार्केट है, वो ताइवान की एक एक कंपनी के मार्केट कैप के बराबर है, सिर्फ एक। तो आप क्वालिटी पे बात करेंगे कि आप क्वांटिटी पे बात करेंगे? पॉपुलेशन कम हो रही है तो अच्छी बात है ना, कि जो रिसोर्सेज हैं उस पे हम अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और हमें, मुझे नहीं लगता है कि आगे आने वाले समय में लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी जो होगी उस पे ज्यादा फोकस होगा। लेबर इंटेंसिव नहीं, इट विल बी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इट विल बी जो जो आउटपुट का जो जो जो, जो तय करने का तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक बात है, टेक्नोलॉजी बदलने वाली है सब। ठीक बात है, ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, लगातार आप बने रहिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही अभिषेक ने कि भाई हमको ये क्या गारंटी कि हमको 30 साल बाद लेबर चाहिए होगा। हम टेक्नोलॉजी इनोवेटिव जो काम करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ें अन्य समाधान के जरिए आ जाएंगी। तो हम ये क्यों सोचें? ताइवान का उदाहरण दिया कि ताइवान की एक कंपनी का जो टोटल उनका जो लेन देन है वो भारत के टोटल स्टॉक मार्केट के बराबर है। तो हम क्वांटिटी के लिए आफत करें या क्वालिटी के? लेकिन एक सवाल जो केंद्र में है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, हम बच्चे पैदा करें, एक पैदा करें, दो पैदा करें, ना पैदा करें, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये बहुत अहम है। और क्या हम और हमारी सरकारें इस तरीके की चुनौतियों, इस तरीके के मसलों पर क्या उतना काम करती हैं क्या? ये बड़ा सवाल है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक के दरमियान एक ऑफ स्क्रीन भी बहस सुनने को मिली और मुस्तक की आवाज़ आई। हमारे पीसीआर में एक अलग तरीके की बहस थी कि क्या हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म, लेकिन निष्कर्ष उस बहस का ये निकला। अभी मंथन का आगे जब हम समाप्त करेंगे तब क्या निकलता है पता नहीं मुझे, लेकिन अभी जो हमारे अंदर इन हाउस पीसीआर के अंदर जो बहस थी उसका निष्कर्ष ये निकला कि चिकित्सा और शिक्षा अगर सरकार पूरी तरीके से बेहतर कर दे और फ्री कर दे तो इस तरीके की चीज़ें फिर लोग नहीं सोचेंगे। क्या हमारा बच्चा अगर अच्छे से पढ़ जाएगा, उसको अच्छी सुविधा मिल जाएगी तो फिर लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वो जो डिंक वाले फार्मूला है उससे थोड़ा निकलने की लोग कोशिश करेंगे या एक से दो बच्चे भी पैदा करने की कोशिश करेंगे। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि सब कुछ छोड़कर सरकारों को इस पर बहुत काम करना चाहिए। हमारे साथ जाने माने पत्रकार नवेद सिको साहब हैं, उनकी तरफ मैं रुख करूँगा। नवेद भाई, अब दो तीन तरीके के मसले सामने आ चुके हैं। देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर कुंडू ने रखा कि नहीं कोई चिंता की बात नहीं। अभिषेक पांडे कह रहे हैं कि क्या ज़रूरी है कि जो अगले 30 साल में हम कुछ बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी। हम क्या लेबर ही सप्लाई करते रहेंगे या लेबर ही बने रहेंगे, बोझ ढोते रहेंगे? और कृषि में अब हम, मेरा दिमाग बड़ा उलझन हो गया क्योंकि ये दोनों विद्वान व्यक्ति हैं। कुंडू साहब देश के दुनिया के महान विद्वान हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और अभिषेक पांडे भी एक प्रकांड विद्वान है, दुनिया भर में घूमते रहते हैं, नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, अच्छे पत्रकार हैं। अब मेरा दिमाग बिल्कुल घूम गया है नवेद साहब, अब इसका समाधान आप करिए कि एक तरफ कहा जाता है इस समय अभियान चल रहा है ऑर्गेनिक 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 ऑर्गेनिक। अब जमीन हमारे पास, कृषि कम है, हम अगर कम उपजाएंगे तो योगी जी कह रहे हैं खाद्यान्न संकट हो जाएगा। एक तरफ ऑर्गेनिक, एक तरफ खाद्यान्न संकट, एक तरफ जंगल काट रहे हैं, दूसरी तरफ कर रहे हैं पेड़ बचाओ। शिवराज चौहान पेड़ में लिपटे हुए हैं, स्त्रोत पढ़ रहे हैं कि पेड़ बचाओ पेड़ बचाओ। मैं बड़ा कन्फ्यूजन में हूँ। ये सरकारें कन्फ्यूजन में है, प्लानर कन्फ्यूजन में है, ये देश ही पूरा कन्फ्यूजन में है। नवेद भाई। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं और इस वक्त आपका जो सब्जेक्ट है आपके पैनल का, आपके चैनल का, वो भी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि वो सब्जेक्ट एक कॉकटेल बन गया है और कॉकटेल पीने वाली जो कॉकटेल होती है ना उसके बाद दिमाग चकरा जाता है ना। तो इस वक्त भी आपका सब्जेक्ट के जो अलग अलग पहलू है ना उससे थोड़ा सा दिमाग सबका चकरा दिया। दरअसल मैंने आपके सब्जेक्ट को जिस हिसाब से समझा है मैं उस बात को अपनी रखना चाहूंगा जी। मैंने ये समझा, पहली चीज तो ये कि आबादी का जो भी संभावित भारत की आबादी का जो संख्या है, हालांकि जनगणना काफी समय से नहीं हुई लेकिन संभावित जो ग्राफ है वो बता रहा है कि 150 करोड़ के आसपास हम लोग पहुंच रहे हैं। ये लगभग मोटी मोटी एक राय है, यानी हमारी आबादी कम नहीं हो रही है
लगातार उसका ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल जब तक जनगणना के आंकड़े नहीं आ जाते, संभावित यही नंबर्स आ रहे हैं कि हमारा ग्राफ आबादी में बढ़ता जा रहा है, जबकि इस वक्त और जरूरत इस बात की है कि भारत की आबादी पर काबू किया जाए, क्योंकि हमारे पास में संसाधन, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे तमाम चीजों को देखते हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सबको देखते हुए आबादी को काबू करना पड़ेगा, नहीं तो बेलगाम हो जाएगी। परिवार नियोजन और ना जाने क्या क्या, और अभी तो भारतीय मोदी सरकार जो है वो जनसंख्या नियंत्रण बिल भी पास करवाने की बात कर रही है, और होना भी चाहिए इस तरह का। और इंदिरा गांधी से लेकर मोदी तक ये सिलसिला लगभग चिंतन का तो रहा ही है, और इंदिरा गांधी ने तो उसको जमीन पे लाके खड़ा कर दिया था कि कहते हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि जबरदस्ती नसबंदियां हो रही थी, और आज भी इस बिल को पास होने की जरूरत महसूस की जा रही है। तो पहली चीज तो ये कि ये चिंता का विषय नहीं है। अगर आबादी पहली चीज तो ये कि क्लियर नहीं है कि आबादी कम हो रही है, चिंता का विषय ये कि आबादी बढ़ रही है, तभी हम 145 करोड़ और 150 करोड़ के आसपास जा रहे हैं। ये पूरी संभावित आंकड़ा है। दूसरी बात जो आपने आंकड़ा पेश किया है प्रजनन के, यानी अब बच्चा पैदा करने की जो संख्या है, जो वो धीरे धीरे कम हो रही है, ये आपके पास जो आंकड़ा आया है, और बिल्कुल बात सही है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, और इसका आने वाले 2, 4, 5 साल के बाद पता चलेगा कि हमारा आबादी का ग्राफ जो बेकाबू था वो धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे की चिंता, आपकी चिंता का मर्म हमने समझने की कोशिश की, हालांकि बहुत क्लियर स्पष्ट नहीं हो रहा था। आबादी कम हो रही है तो अच्छी बात है, आने वाले समय में पता चल जाएगा कि अब आबादी जब हम 150 करोड़ के आसपास आ जाएंगे, फिर जो आंकड़ा आएगा तो पता चलेगा कि अब हम थोड़ा सा काबू में आए हैं। जिस तरह प्रजनन की आपने बात की और उसका जो आंकड़ा आया है, उस आंकड़े के हिसाब से अब हम काबू में लाएंगे, ये 2, 4, 5 साल के बाद पता चल जाएगा, और ये आशाजनक बात है। लेकिन आपकी जो चिंता है, जो हमारी चिंता है प्रजनन वाली, उसमें आपने एक बात कही कि भारत युवाओं का देश है, मानव शक्ति का देश है, श्रम का देश है। अगर वही शक्ति कम हो जाएगी, इस आंकड़े प्रजनन की अगर क्षमताएं और उसकी संख्या कम होगी, तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। दरअसल ऐसा नहीं है। यहां पर हो क्या रहा है, अभी क्या हो रहा है कि मेडिकल साइंस पूरी दुनिया में तरक्की कर रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारत में तरक्की नहीं कर रही है, लेकिन पूरी दुनिया में जब तरक्की मेडिकल साइंस की होती है तो हर देश में उसका थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा आता है। भारत ने भी उसको अपनाया है, वो मॉडल, वो सारी चीजें। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि पहली चीज ये कि जो मौतें हो रही हैं वो अस्पष्ट हो रही हैं, उसको मेडिकल साइंस भी नहीं बता पा रहा है। उनकी मौतों का जो ग्राफ है, बच्चे भी उतने ही मर रहे हैं, टीनेजर भी उतने ही मर रहे हैं, युवा भी मर रहे हैं, अधेड़ भी मर रहे हैं, और बूढ़े भी मर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि पहले युवाओं की, टीनेजर्स की इतनी मौत नहीं होती थी, और अगर होती थी तो उसका क्लियर होता था कंसेप्ट। आज कुछ मौतें ऐसी हो रही हैं जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, वीडियो में देखते हैं, अखबारों में खबरें पढ़ते हैं कि कोई बच्चा डांस करते हुए मर गया, कोई जिम में मर गया। तो इस तरह की कुछ मौतें हो रही हैं, और बूढ़ों की मौतें कम हो रही हैं। मेडिकल साइंस ने इतनी तो तरक्की कर ली कि वो बूढ़ों को मौत से रोक रहा है। एक मरते हुए इंसान को अगर वेंटिलेटर पे डाल दिया जाए तो 10 साल उसको जिंदा रखा जा सकता है, या वो सिसकता हुआ जिंदा रह जाएगा। अब तो कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजेस वगैरह में ये एक अप्रत्याशित तौर पे ये आदेश किया गया है कि कोशिश की जाए कि अगर कोई 80-90 के आसपास या इसके ऊपर है तो उसको वेंटिलेटर नहीं दिया जाए, क्योंकि अगर वेंटिलेटर गिर जाएगा तो कोई 45 और 65 और 18 साल का कोई युवा आएगा तो उसको हम नहीं दे पाएंगे। तो मेडिकल साइंस में ये हुआ है कि हमने मौत को रोकने की कोशिश कर ली है, तो बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। और मेडिकल साइंस की कमजोरी ये है कि आजकल जो युवाओं की और टीनेजर्स की मौत हो रही है उसका कारण हम नहीं पता चल पा रहे। तो ये आपके सब्जेक्ट का मर्म ये है कि बूढ़े बढ़ते जा रहे हैं और जवान कम होते जा रहे हैं, और प्रजनन क्षमता कम होने की वजह से कि जो एक पूरा ग्राफ है हर एज ग्रुप का, उसमें एक तो प्रजनन क्षमता है, प्रजनन संख्या कम हो रही है, तो यानी नई पीढ़ी उस रफ्तार में आगे नहीं बढ़ रही है। बूढ़े स्टिल हो गए हैं अपनी उम्र में, और जवानों की मौतें हो रही हैं। यानी आपके कहने का मतलब है आपके सब्जेक्ट का कि युवा शक्ति कम हो रही है और बूढ़ों की संख्या बढ़ रही है। ऐसी आशंका है, ऐसी आशंका है नवेद भाई, 30 साल में ऐसा होगा। अभी तत्कालिक रूप से कुछ नहीं है, लेकिन 30 साल में ऐसा होगा। नौजवानों की संख्या कम होने से श्रम शक्ति कमजोर हो जाएगी, और ये भारत की कमजोरी होगी। मैं ये नहीं मानता हूं, ये बात मैं मानता हूं कि एआई का जमाना आ गया, नई टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, मशीनीकरण तो बहुत पहले आ चुका। जहां पर 200 लोग काम करते थे वो 100 लोगों पे या 50 लोग ही काम कर लेंगे। एआई ने
ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा हो गई है कि अब जहां पर 100 लोग काम करते थे वहां एक आदमी ही काम कर लेगा। युवा शक्ति का आलम, मजदूरी कम हो गई है, मशीनों से काम हो रहा है। लेकिन जो आपने कहा कि आने वाले समय में होता क्या कि हम जहां से शुरू होते हैं वहीं पर लौट के आते हैं। श्रम शक्ति की फिर जरूरत पड़ेगी और संकट हो जाएगा अगर यही रहा नौजवानों की कमी, क्योंकि ऑर्गेनिक जो खेती हो रही है आज, सबसे बड़ी जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो खेती के ऊपर है, और खेती आज मजदूर कर रहा है। किसान जिसको हम कहते हैं आज ज्यादातर ठेके पर मजदूर कर रहा है, और वो मजदूर जो खेती कर रहा है उसमें ऑर्गेनिक खेती की जरूरत आने वाले समय में पड़ेगी, क्योंकि सब्जी अनाज सब जहर बनता जा रहा है। हाँ, टेक्नोलॉजी हमें जहरीला बनाया, थोड़ा बड़ा विषय तो है। हमें फिर से श्रम शक्ति की जरूरत पड़ेगी। युवा कम हो गए तो बहुत वाकई दिक्कत हो जाएगी, जो आपकी चिंता है। ठीक बात है, ठीक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सलीम साहब कम्युनिटी की बात है। जैसे अभी अभी कहा कुंडू साहब ने कहा कि हम मुसलमानों में भी शिक्षा और इल्म बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, तो अब वहाँ भी प्रजनन दर जो है वो कम हुई है, मतलब जो जन्म दर है, प्रजनन दर है, अब वहाँ भी काफ़ी कुछ कम हुआ है, लेकिन हालांकि अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, अगले 20 सालों में शायद वो संतुलित हो जाए। तो आबादी को लेकर जो बार बार ये होता है ना कि भारत की आबादी की जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर है, किस तरह देखते हैं, आपकी कम्युनिटी किस तरह देखती है इसको? अनम्यूट करिए सलीम साहब। अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे। हमारे देश में युवाओं की जनसंख्या कैसे घट रही है उस पर नियंत्रण किया जाए। ये एक अच्छी बात है कि पहली बार आपके माध्यम से एक मैसेज जा रहा है कि हमें हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान से ऊपर उठकर देश की उन्नति और तरक्की के ऊपर गौर करना चाहिए। जितने भी ये हमारे बुद्धिजीवी लोग और एक्सपर्ट बैठे हैं, इन्होंने जो राय दी है, ओपिनियन दी है, मैं इसमें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आबादी, इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है, इंसान दुनिया में क्यों पैदा हो रहा है और क्यों इस दुनिया से रुखसत होकर के उसके बाद क्या किसी और दुनिया में भी जाना होगा। एक कॉन्सेप्ट हमारे सनातन धर्म में भी था कि जिसमें स्वर्ग और नर्क का कॉन्सेप्ट था कि मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसके बाद उसको मृत्यु के पश्चात अपने कर्मों का ब्यौरा देने के अनुसार उसको स्वर्ग या नर्क में स्थान दिया जाएगा। ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा था जो मनुष्य को एकांत में भी पाप करने से रोकता था। आज हमारे जहनों से ये कॉन्सेप्ट निकाल दिया गया कि मृत्यु के पश्चात हमें कोई जवाबदेही करनी है। हमने ये सोच लिया कि भौतिक दुनिया में जो कुछ भी है हम हासिल करें और हासिल करने के बाद यहाँ के सुख और उसको आनंद लें और दुनिया से रुखसत हो जाएं। बड़ी बात यह, सरकारों ने जो हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान पाकिस्तान दुनिया की नफरत भारत के अंदर जो राजनीति चलाई है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है दुर्गेश जी। हमें करना ये चाहिए कि हमारा देश दुनिया में किस तरह से दुनिया का मार्गदर्शक बने। उसके लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, जितने भी समुदाय भारत की धरती पर पल रहे हैं, जिन्होंने यहाँ जन्म लिया है, उन सबका कर्तव्य बनता है कि हमारा देश किस तरह से तरक्की की मंजिलों से हमकिनार करे। आबादी का पैदा करना न करना ये ईश्वर के हाथ में है। बहुत से लोग माँ के पेट में ही दम तोड़ देते हैं, कुछ पैदा होने के बाद दम तोड़ते हैं, ठीक है, 10-12 साल की उम्र में, और कुछ उस उम्र में पहुंचकर दम तोड़ते हैं कि जिनके लिए हम कुछ दुआएं करते हैं कि अब इनका कष्ट देखा नहीं जा रहा है, ईश्वर इनको मुक्ति प्रदान कर। तो इन हालात में क्योंकि हमारे देश में बुजुर्गों की, माँ बाप की मृत्यु से 2 लोग कम होते हैंगे, तो वहाँ अगर हम 2 से कम बच्चे पैदा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में युवा पीढ़ी कम हो जाएगी, जो हमारे देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, देश की उन्नति के लिए, देश की प्रगति के लिए हमें जब आवश्यकता होगी युवा हाथों की, तो क्या हमारे बूढ़े हाथ जाएंगे वहाँ पे संगीन संभालने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए? हमें इस पर भी ध्यान देना होगा कि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, सारी चीजें बहुत अपने को सुरक्षित नहीं, ठीक है सलीम साहब, बहुत अगर हम अपने को, सलीम साहब ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। अगर हम अपने को सुरक्षित, धन्यवाद, हम सुरक्षित नहीं मान रहे हैं तो फिर हम कैसे, हमारा देश कैसे तरक्की करेगा? धन्यवाद। देश की तरक्की उसी वक्त होगी, किसी भी कौम की तरक्की और तनज़्ज़ुली वहाँ के नौजवानों के ऊपर मुनज़्ज़र। ठीक बात है, ठीक बात नौजवान है। अब नौजवान अगर हमारे कम होते चले जाएंगे चीन की तरह, ठीक है 30 साल हमें कोई खतरा नहीं है,
लेकिन 30 साल वालों को जो हम पाठ पढ़ा करके जाएंगे कि हम अपने समय में बच्चे ना पैदा करें। सरकार का काम था कि हर बच्चे को समान शिक्षा देनी चाहिए। हमारे देश में 2 प्रकार की शिक्षा चल रही है, एक अमीरों की शिक्षा, एक गरीबों की शिक्षा। ठीक है, एक मिड डे का कटोरा इस पर चिंता होनी चाहिए सली साहब। कॉलेज और स्कूल में समान स्वास्थ्य, ठीक है सली साहब, स्वास्थ्य की सेवा, ठीक है। नहीं दूसरी से मेरी बात दुर्गेश जी हो जाने दीजिए, या तो फिर कहिए कि हम खामोश हो जाए। नहीं आपने तो बात अपनी रख ली ना। स्वास्थ्य के ताल्लुक से नहीं, स्वास्थ्य के ताल्लुक से सरकार की क्या है कि एक सरकारी हॉस्पिटल है जहाँ सरकार जो है तवज्जो नहीं दे रही, डॉक्टरों को लंबी तनख्वाहें मिल रही, सब कुछ हो रहा है, लेकिन समाज की सेवा नाम की उनके अंदर चीज नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल से जो है सीएमओ का कांटेक्ट रहता है कि हमारे यहाँ हम इलाज ठीक नहीं करेंगे, मर करके आएगा प्राइवेट में, आप लूटिए जनता को। तो सरकार का ध्यान इस ओर भी होना चाहिए। ठीक बात है। अब आपकी बात आ गई, देश की गरीब जनता जो है, आपकी बात आ गई, ठीक है। सली साहब कह रहे हैं कि भाई समान स्वास्थ्य समान शिक्षा, ये मुद्दा हमने भी उठाया था। आलोक मल्होत्रा संघ विचारक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में। आलोक जी, आपका भी बहुत स्वागत। अब बहुत जल्दी में, चूंकि थोड़ा सा ही समय है, माफी के साथ में अभिषेक राजाराम की तरफ आ रहा हूँ। अभिषेक जी, कुल मिलाकर अभी तमाम विद्वानों ने अपनी बात कही, नवेद साहब ने भी अपना एंगल प्रस्तुत किया, सली साहब ने अपना प्रस्तुत किया, लेकिन क्या हमको इस पूरे मसले को किस तरीके से देखना चाहिए देश की आर्थिक तरक्की के रूप में, कैसे हम चीजों को करें? ये माइक बंद कर लें, शायद कोई जो टीवी खुला हुआ है किसी का, प्लीज। देखिए 90s के आसपास इंडिया की पॉपुलेशन 70 to 80 करोड़ के आसपास। ये सली साहब, किसका माइक है, इसको बंद करें प्लीज, नहीं तो चर्चा नहीं हो पाएगी। और आज 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई, जल्दी ही शायद हम 150 करोड़ के आसपास पहुंच जाए। और ये जो रेट कम हुआ है, इसमें आप देखिए अर्बन इज 1.5, रूरल इज 2.1, और नॉर्थ में जो मोस्ट मेरे से कोई बात करना चाह रहा था, उसमें अभी भी ज्यादा मेरे से कोई बात करना चाह रहा था, साउथ में कम हो रही है। दूसरी चीज, अगर ये स्थिति चलती रही जो अभी है, आप ये सोचिए 2045 से 50 के बीच में हमारी 20% पॉपुलेशन 60 प्लस की होगी। यानी एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास एल्डरली पॉपुलेशन ज्यादा होगी जो कि वेट कर रही होगी, क्योंकि कंट्रीब्यूटर्स कम हो गए, और हमारे यहाँ फैमिली सपोर्ट भी नहीं है, और जो पेंशन है, पेंशन भी कोई मीनिंगफुल पेंशन नहीं है। एक आंकड़ा ये कहता है केवल 10% ही लोगों के पास मीनिंगफुल पेंशन है, बाकी पेंशन नहीं है। और इंश्योरेंस और वैसे प्लान्स बहुत कम है, और जिनमें है उनमें रिटर्न्स बहुत कम है। आधे से ज्यादा पेंशन प्लान्स और इंश्योरेंस प्लान्स झूठ बोलकर बेचे जाते हैं, और आपकी प्रोडक्टिविटी तो सर बिना लेबर फोर्स के भी आ जाएगी। ओवर द टाइम मशीन क्रांति एक बार आ गई, अब जो क्रांति है वो एआई वाली क्रांति होगी, जिसमें कि मैन्युफैक्चरिंग जब हम करेंगे तभी कुछ होगा। मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, और एम्प्लॉयमेंट, युवा के पास काम कहाँ है? हिंदुस्तान में छदम बेरोजगारी है। छदम बेरोजगारी क्या है कि यहाँ पर जो आदमी जोमेटो, ब्लिंकिट, इनमें खाना डिलीवर कर रहा है या सामान डिलीवर कर रहा है, उसको भी आप रोजगार मान लेते हैं। बड़े पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं, जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए होने चाहिए थी, वो 25,000 कमा रहा है। किसी को कोई काम नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, अच्छी नहीं मिली, तो दुकान खोल कर बैठ जाता है छोटी मोटी। तो बताइए, जो 1 लाख रुपए कमा सकता था वो सिर्फ 25-30 हजार रुपए कमा रहा है, और कहने को वो रोजगार है। रोजगार नहीं है, ये छदम बेरोजगारी है। हिंदुस्तान में छुपी हुई बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, काबिलियत के हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे। यहाँ पर कुछ लोग बस लगे हुए हैं कि हमें पैसे मिल जाएं। और आज की स्टेट में देखिए कितना ओवर टूरिज्म से आपको पता चल जाएगा। आप किसी पहाड़ पर जाकर दिखा दीजिए, आज की डेट में जो टाइम 4 घंटे अगर बोला गया है तो 8 से 10 घंटे लग रहे हैं, और वहां जाकर इतनी भीड़ है। ये जो स्थिति बन रही है, ये अगर ऐसे चलता रहा तो भयावह हो जाएगी। मैंने सब अपने टाइम पर 90s में 70-80 लाख पढ़ा है, सुना है। आज हम उसके डबल के आसपास पहुंच गए। अगर 2-4 साल 10 साल ये कम रह जाए, हमारे पास 15 से 20 साल की विंडो है करेक्शन करने की। और देखिए जो दर है वो कम इसलिए भी हो रही है कि अब लोग कोर्सेस करते हैं, शादी जल्दी नहीं कर रहे हैं।
डिलेड मैरिज हो रही है, और डिलेड मैरिज के बाद भी कुछ लोग 5-10 साल 15 साल या वो कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं डिंक। ये परमानेंटली डिंक में नहीं जा रहे कि कोई आदमी ये चाहता है कि मेरे बच्चे ना हो, मेरा परिवार आगे ना बढ़े, नहीं। 5-7 साल वो एंजॉय करना चाहते हैं कि भाई हमारी अभी शादी हुई, लेट हुई, हम तो डिले बच्चा है, स्लो डाउन है। इससे कोई ऐसा नहीं कि परमानेंटली को आप देखिए, क्या कोई ऐसे परिवार हैं जिनमें दोनों लोग काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए बच्चा नहीं कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि हम काम करते हैं पैसे कमाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं। तो थोड़े टाइम का 2 साल 5 साल का ये है। प्लस हाँ, इसमें रीजनल इम्बैलेंस जरूर हो जाएगा अगर नॉर्थ साउथ में ऐसा ही चलता। ठीक बात कि नॉर्थ में तो वैसे ही ओवर पॉपुलेशन है। आप देखिए हाईएस्ट रेट जो है 2 स्टेट्स में है और दोनों स्टेट ओवर पॉपुलेटेड है। और आप बात कर रहे हैं ये बन क्या रहे हैं? एवरेज में इन 2-3 स्टेट से क्या आपको टॉप लेवल के लोग निकल रहे हैं या लेबर फोर्स निकल रही है? तो ये भी तो देखिए, क्वालिटी एंड क्वांटिटी का भी तो फर्क है। बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी चिंताएं हैं। हमारे साथ राकेश सिंह परमार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। परमार साहब, क्या जो हमारे लोग हैं, नीति निर्धारक हैं, जिनका बेस पॉलिटिक्स ही है, राजनीति इस देश में भाग्य विधाता है, वही तय करती है देश कैसे चलेगा, तो क्या जो मुद्दे इस डिबेट में आज हम लोग एड्रेस कर रहे हैं या लगातार सुनते रहते हैं, उन पर क्या काम हो रहा है क्या बेसिक? क्योंकि हमने कहा कि एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, बढ़ती है तो बहुत दिक्कत है, घटती है तो दिक्कत है, लेकिन एक नई चीज़ निकल कर आई कि भाई एआई हमें उतने लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन 2 मुद्दे तो बड़े महत्वपूर्ण है ना, रोटी कपड़ा और मकान, ये महत्वपूर्ण है, और शिक्षा और स्वास्थ्य इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? तो क्या इन क्षेत्रों में हम उतना काम कर रहे हैं जो हमें करना चाहिए और हम विकसित राष्ट्र बन सकें? नमस्कार और आपके सभी पनसों को मेरा प्रणाम। नमस्ते। हमारे देश में कभी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीति होती नहीं और हमको अच्छी भी नहीं लगती है, दोनों बात है। क्योंकि राजनीतिक लोग हमारे लिए तो राजनीति करते हैं, तो हमें हमारे मतलब की बात अगर नेता नहीं कहता है तो हमको अच्छा नहीं लगता। और नेता को क्या मतलब है विकास का? सड़क पर हम लोग हाँ राजनीतिक डिबेट में बात करते हैं कि कांग्रेस ने पूरे शासनकाल में कितना सड़क अस्पताल बनवाया, भाजपा ने अपने पूरे शासनकाल, ये हम नहीं करते। तो उनको भी आसान है, हमको भी आसान है, इसलिए हम उस पर चर्चा ना करें। जन प्रजनन की जहां तक बात है, यह ना तो धर्म से है ना ही क्षेत्र से है। 2 नाम रखूंगा, आपको आसान हो जाएगी। सलमान खान का भाई अरबाज खान के पास पैसा इतना है कि वो 10-20-100 लड़कों को पाल सकता है। उसने 2 ही बच्चा पैदा किया, वो मुसलमान है। लेकिन सैफ अली खान पहले वाली से 2 किया, अगले वाली से 4 किया, आगे बंद करने का कोई योजना नहीं है, वो भी मुसलमान है। दोनों की आर्थिक स्थिति बराबर ही है, धर्म से मुसलमान ही है। अब हिंदू का ना कहूंगा तो ये दाढ़ी वाले बाबू साहब नाराज ना हो जाए। अमिताभ बच्चन दुनिया के किसी भी स्कूल में पढ़ा सकता है, अस्पताल में इलाज करा सकता है, दुनिया के किसी भी जमीन पर रह सकता है, लेकिन उसके 2 ही बच्चे हैं। और हम एक ऐसे आदमी को जानते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के अभी चीफ सेक्रेटरी से हटे हैं, उनकी पत्नी दिल्ली में सचिव है और दोनों को मिलकर के कहीं बच्चा है, ईश्वर ने दे रखा है, को कहीं भी कर सकते। तो यह तो मानसिकता का ऊपर है, इसमें ना तो अर्थ महत्वपूर्ण है, ना क्षेत्र महत्वपूर्ण है, ना धर्म महत्वपूर्ण है। हमारी मर्जी है कि हम लड़का करें, हमारी मर्जी है कि लड़का ना करें। चूंकि क्या है कि हमारे देश में जरूरी विषय पर विश्लेषण नहीं कराया जाता सरकार के द्वारा। अब कभी तो ऐसा मौका आया कि पकड़ पकड़ कर हम ऑपरेशन कराने लगे, ऑपरेशन करिए प्रमोशन पाइए, ऑपरेशन कराइए नौकरी पाइए, ऑपरेशन नहीं करेंगे तो आपकी नौकरी छूट जाएगी। हमने ये कहा, अब सीन आएगी कि पकड़ पकड़ कर बच्चा पैदा करवाइए। क्योंकि नेता लोगों को तो इस बात पर हवा करना कि किस बात से हमारा नाम बढ़ाए कि 4 आदमी हमारा चर्चा करे। वही है ना कि बदनाम हुआ तो नाम हुआ ना, हम उसी कंसेप्ट पर चलते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में इस मामले में सीरियस हैं तो 3-4 चीजों को सोचना पड़ेगा। जैसे कई लोगों ने कहा जन्म मृत्यु दर, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेती। जी बोलिए। कुछ सवाल आती है, उसके 4 बच्चे हैं और उसी की सगी बहन जो खाना बनाने के आती है उसका एक ही बच्चा है और दोनों झुग्गी में रहते हैं। एक ही 10x10 के कमरे में वो 6 बच्चे के साथ रहती है और 1 बच्चे के साथ रहती है। एक कमरे में हमारे एक मित्र है, 3 बच्चे हैं, मेरा 3 मंजिला फ्लैट है, 12 कमरे हैं, हमारे 2 ही हैं। तो कंसेप्ट यह नहीं है कि आपका रहन सहन कैसा है, कंसेप्ट है कि आप बच्चा पैदा करने को किस रूप में लेते हैं। और इस पर सरकारों को चाहिए कि जिस तरह से रोज रोज ऐड देती है ना टीवी में, पहले आजकल मोबाइल जैसे आप फोन करें कह रहे कि धोखा खा गए ना पैसा लेने पर,
इस तरह की अवेयरनेस जब तक नहीं चलाएगी, हमको हमारा मतलब नहीं समझाएगी कि हमको बच्चा पैदा करने में बढ़िया है कि ना करने में बढ़िया है, या बच्चे के स्वास्थ्य की जन्म मृत्यु दर की जहां तक बात है, जवान बच्चे पगलाई में मर रहे हैं क्योंकि उनको जिम में शरीर बनाना है, मेहनत तो खत्म हो गई बाहर वाला, अब दवाई खाते हैं और हाथ निकालते हैं और मर जाते हैं। बुजुर्ग लोगों ने दवा और दारू नहीं खाया है, वो दूध पिए हैं, इसीलिए उनका सर्वाइवल चल रहा है। तो इन सब को सरकार करे। अंधाधुंध दवाइयां हमारे देश में झोंकी जा रही है, जो दुनिया में बैन है, हमारे यहाँ उसका विज्ञापन हो रहा है और हीरोइन विज्ञापन कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है परमार साहब, ठीक है, थैंक यू। आलोक मल्होत्रा, संघ का एक विचार रहता है, अभी भागवत साहब ने पिछले दिनों कहा था कि हाँ 3 बच्चे होने चाहिए बैलेंस करने के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा भी ना हो कि आप कहीं इस तरह की स्थितियों में फंस जाएं। तो संघ एक बहुत बड़ा सामाजिक संगठन है, वो किस तरह इस मुद्दे को सोचता है? आलोक जी अनम्यूट करिए। हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आलोक मल्होत्रा जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे, अपनी बात रखिए और अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ, अनम्यूट कर दिया है। हाँ बोलिए बोलिए। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, दुर्गेंद्र भैया आपको भी प्रणाम करता हूँ। देखिए, मैं माइक नजदीक लाइए, माइक नजदीक लाइए, आपकी आवाज आ नहीं रही, माइक नजदीक लाइए। मैं वाद विवाद प्रतियोगिता का छात्र रहा। आ रही आवाज? नहीं आलोक जी, माइक और करीब कीजिए, आ नहीं रही आपकी आवाज। माइक माइक अब आई आवाज? हाँ बोलिए। मैं दुर्गेंद्र भैया वाद विवाद प्रतियोगिता का छात्र रहा हूँ। मैं जितने लोगों, फिर आवाज चली गई आपकी, फिर आवाज चली गई, आगे आके बोलिए, आपकी आवाज मिल नहीं रही, बोलिए। अब आई? अब आई आवाज? आवाज आ रही है आलोक जी, आवाज आ रही है। आलोक जी आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। स्टूडियो में बेशक आ रही है आवाज, बोलिए आलोक जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है जी। मैं वाद विवाद प्रतियोगिता का छात्र रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। हम 150 करोड़ पहुंच गए, हम एलन मस्क की बात क्यों करें? सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि आने वाले 10 साल बाद, यानी 2020 मतलब 2030 और 32 में हमारे देश के अंदर में आपको केवल भाभी, मौसी, चाची, बुआ शब्द जो है ना, एक परंपरागत लगने लगेगा। न किसी के बुआ होगी न चाची होगी, क्योंकि बच्चा एक पैदा हो रहा। नंबर 1। नंबर 2, बच्चा एक क्यों ना हो? क्योंकि एक बच्चे की पढ़ाई में कम से कम 20 से 22 हजार रुपए महीने का खर्चा हो रहा है। 20-22 हजार रुपए कमाई, अगर उसके फादर की कमाई की बात करें तो 60-65 हजार वो कमा रहे। मियाँ बीवी दोनों मिलके 1 लाख रुपए अगर कमा रहे हैं, सॉरी तो आवाज नहीं आ रही है, पैसा चला जा रहा है। सुन नहीं पा रहे हैं आलोक जी, सुन नहीं पा रहे हैं आलोक जी, आप आवाज ठीक कीजिए, पैनलिस्ट आपको सुन नहीं पा रहे हैं बहुत, और दर्शक भी नहीं सुन पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं। अब समय भी जा रहा है। अब आ रही है? पीसीआर आवाज ठीक करें, पीसीआर माइक वो आप हेडफोन हटा के बात कीजिए, हेडफोन हटा दीजिए, फोन से डायरेक्ट फोन से बात कीजिए, डायरेक्ट बात करिए। आवाज को हटा दीजिए, लेकिन हमको नहीं सुनाई देगा ना। अब आपको सुनना नहीं, आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। आपको बोलना है, आपको बोलना है, बोलिए। देखिए 2030 में भाभी, मौसी, बुआ, ये शब्द जो है ना, ये केवल एक फील्ड नेम रह जाएंगे। अब कहीं भी कुछ नहीं रह पाएगा, क्योंकि बच्चा एक पैदा हो रहा है। बच्चा एक पैदा होने का कारण महंगाई भी है। सरकार से अगर जो लोग कहते हैं ना कि उससे क्या कहते हैं 3 बच्चे पैदा करें, तो जो 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहा है, बहुत से साधु संतन को, सॉरी आलोक जी, लेकिन 3 बच्चे पैदा करने वाला क्या वो साधु संत के एक बच्चा है? नहीं है। तो आदमी एक ही बच्चा पैदा करेगा। दूसरा, एक तो लेट शादियां हो रही हैं लोगों की। जब लेट शादियां हो रही तो प्रजनन क्षमता नहीं है लोगों में, तो बच्चा एक से अधिक पैदा ही नहीं कर पा रहा है। आप तमाम अस्पतालों में चक्कर लगाते हुए देख लीजिए, इस प्रकार की समस्या है। संघ तो कहता है कि मतलब हिंदू समाज बढ़े, लेकिन आने वाले समय में, मतलब संघ वो कह रहा है वो बात अलग है, लेकिन आने वाले समय में मुझे ये लगता है कि हमारी संख्या और कम होती जा रही है। एलन मस्क जो कह रहे हैं, तो एलन मस्क को हमारे देश से क्या लेना देना?
वो भी एक वो अलग विषय है। अगर हम बात, ये तो विवाद का एक विषय हो गया। एक विद्यालय के अंदर हमें 80 टीचर हैं और 150 छात्र हैं। सरकार का कितना नुकसान हो रहा है? सरकार कह रही है मेरे पास अनाज नहीं है। अगर आप रेल से यात्रा करें, कार से यात्रा करें, चारों तरफ आपको हरियाली दिखेगी। मैं ये भी बात नहीं, मैं सरकार की भी बात कहीं ना कहीं डिनाई कर रहा हूं। समस्या ये हो जाती है कि हम जनसंख्या तो बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे रोजगार के अवसर क्या सरकार हमको प्रदान करेगी? बहुत बहुत लंबी डिबेट है आलोक जी। ये है कि सरकार अगर प्रदान करे, मतलब हमारे से मतलब है सभी लोगों को, तो अपने आप ही आदमी 2 बच्चे 3 बच्चे पैदा करेगा। जब रोजगार ही नहीं है तो 3 बच्चे कहां से पैदा करेगा? ठीक बात है। ये अहम विषय है। चूंकि वक्त अब बिल्कुल नहीं है, फाइनल एक कमेंट मैं चाहता हूं कुंडू साहब से। कुंडू साहब, माफी बाकी लोगों से, कुंडू साहब से एक फाइनल कमेंट। चूंकि डिबेट काफी बड़ा विषय है, थोड़ा बीच में भटकी भी, लेकिन जो भटकी वो विभिन्न आयाम है इस डिबेट के। मैं नहीं मानता कि डिबेट भटकी, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं होगा, खाना नहीं होगा, फिर आबादी क्या करेंगे, बहुत सारे विषय हैं। तो ये विभिन्न आयामों को टच करती हुई अब आई है कुंडू साहब के पास। फाइनल कमेंट कुंडू सर। दुर्गेंद्र जी, मैं समझता हूं कि ये कॉकटेल के चक्कर में कुछ ऐसे तर्क दिए गए जिसका तथ्य से कोई खास लेना देना नहीं है। मैं बस 3 बातें बताऊंगा। एक तो यह है, ये कहना कि हमारे नौजवानों में प्रजनन क्षमता कम हो गई है, इसका कोई एम्पिरिकल एविडेंस नहीं है। हमें पता है कि जो एडॉप्शन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग वो बढ़ा है। टेक्निकल जो सॉल्यूशंस है उससे कमी आई है, लेकिन ये ऑप्शन है मॉडर्नाइजेशन की वजह से। ये कहना कि कोई ये इंडिविजुअल डिसीजन है, परिवार का डिसीजन है, ये सही नहीं है। जो सोशल एनवायरनमेंट है, एजुकेशन के साथ में टोटल फर्टिलिटी रेट का एक नेगेटिव ताल्लुकात है। हायर द लेवल ऑफ एजुकेशन, जिस तरह एलोन मस्क ने कहा, प्रजनन TFR कम हो जाता है। सिमिलरली जो रिच वर्ग है उसके TFR वो कम है, जो पोरर है उसका ज़्यादा है। तो ये कहना है कि सोशल एनवायरनमेंट का, हेल्थ का एक्सेस होना, एजुकेशन का एक्सेस होना, उससे TFR फर्क नहीं पड़ता, ये बात सही नहीं है। दूसरी बात ये कहना कि साहब जो मोर्टेलिटी रेट जो है वो बूढ़ों की बढ़ रही है और जो नौजवानों की जो है वो घट रही है, ये मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट है। अगर बूढ़ों की, एजेड लोगों की लॉन्जिविटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने दूध पिया था और बड़ा फ्रेश एनवायरनमेंट था। उसका वजह यह है कि टेक्नोलॉजी आया हुआ है। टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा रहा है। जो मॉडर्न साइंस आपके दरवाजे पर है उसकी वजह से बढ़ रहा है। फाइनल पॉइंट जो अभिषेक ने शुरू किया और आपने भी कहा, ये बहुत अहम मुद्दा है। क्या हमारे अगले 3-4 दशकों में लेबर की डिमांड जो है वो क्या कम होने के चांसेस है AI की वजह से? ये सवाल मुझे चिंता करने पर मजबूर कर दिया कि क्या हमें लेबर की जरूरत पड़ेगी। मैं समझता हूं कि जो आंकड़े हमारे पास हैं, लॉर्ड केन्स ने कहा था 1930 में कि हमारे जो पोते पोतियां हैं वो सिर्फ 6 घंटे काम करेंगे एक हफ्ते में। 2013 में 15 नोबेल लॉरिएट्स को लगाया गया कि भाई केन्स इतना गलत कैसे हो गया, क्योंकि लेबर की रिक्वायरमेंट जो है वो कम नहीं हुई है। लंदन के एक कॉम्पेंडियम है, बताता है कि लेबर जो है की डिमांड बराबर रही है। मुझे लगता है कि लेबर की जरूरत बहुत कम नहीं होने वाली है, क्योंकि तरह तरह के ऑप्शन और आने वाले हैं। मेरा ऐसा अनुमान है इंडिया के बारे में कि जितने राज्य हैं जहां पर टोटल फर्टिलिटी रेट 2015-16 में 1.8 हो गया था, उसमें खास गिरावट नहीं आई है। इंडिया में तेजी से गिरने का जो डर है, कि जो जापान में हुआ था, जो चाइना में हुआ था, जो कोरिया में हुआ था, एक फैमिली का एक रोल है। मुझे लगता है कि जो साउथ में जो टोटल फर्टिलिटी में एक रुकावट आई है, अब गिरेगा नहीं, इसका खतरा नहीं है। लेकिन ये बात सही है कि अगर हम लेबर मोबिलिटी को एनकरेज नहीं, कि नॉर्थ साउथ का मोबिलिटी, जो लेबर शॉर्टेज जो साउथ में होगा उसको अगर आप फुलफिल करने की कोशिश ना करें तो निश्चित रूप से एक प्रॉब्लम होगा। तो हमें देश को, सरकार को ये देखना है कि लेबर मार्केट को यूनाइटेड रखें। ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल की नीति को अभी मेरे ख्याल से रिलैक्स कर देना चाहिए, और इतना घबराने वाली बात नहीं है। अगले 3 दशक पड़े हैं, उस 3 दशकों में हम देश की सोशल इंजीनियरिंग करके ये निश्चित रूप से देख सकते हैं कि हमारी फर्टिलिटी रेट और ज़्यादा कम न हो, 1.45 से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद में फिर तो स्टेबलाइज हो जाएगा अगले दशकों में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कुंडू ने बहुत सार्वगर्भिक तरीके से रखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि अगले 30 साल में हमें
योजनाएं बनानी होंगी, क्रियान्वयन करना होगा, चीज़ों को देखना होगा और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी और गड़बड़ी में नहीं रहने की ज़रूरत है, लेकिन हमको योजनाओं पे काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। और अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि लोगों की कम ज़रूरत पड़ेगी, लोग अभी लोग भी ज़रूरतमंद हैं और लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।